Hey everyone, so in the last class we have covered John Dryden, and in this class we are going to proceed our discussion on Enlightenment age critique. And now we have to cover Alexander Pope. Alexander Pope was a very famous person in terms of his literary contribution in literary theory and criticism. You might be aware of his works, like he wrote Rape of the Lock and Dunciad. But if you are not aware of his literary piece, literary criticism work, then you are missing out a lot of important thing, a lot of important stuff in terms of UGC net exam point of view, because his contribution which he wrote about criticism and what he wrote about about being a good critic is very important to learn about. So in this class we will mainly look upon his major works, like he wrote a lot of important things. He wrote an important essay on criticism, and that essay is mainly in form of a poetry. Like before this particular essay, every essay was written in a form of paragraph, like um, जैसे कि chapters होते हैं, but he was the first person who uses poetic form, verse form for writing an essay. The title is Essay on Criticism, but you know the structure is not in a uh, paragraphic form. It is in a versification, it is in a poetic form. So we will look upon all these things, and I'm sorry for my bad voice, I have a bit of fever and cold as well. So let's start the video without any further ado. So the first part of the video is introduction to Alexander Pope. इसमें हम क्या करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन मेनली इन्हें क्या चीज़ें पसंद थी, क्या कौन से राइटर्स इन्हें पसंद थे, या फिर ये किन चीज़ों को हेट करते थे, एंड ऑल दैट. The first thing, he loved classical works. You have to make sure to remember it कि इन्होंने क्लासिकल वर्क्स को प्रेज़ किया है, इन्हें क्लासिकल वर्क्स पसंद थे. क्लासिकल इन द सेंस इन्होंने होरेस को एडमायर किया, इन्होंने विर्जिल को पढ़ा, विर्जिल ने पैस्टोरल लिखा है, एक्लोग्स लिखे हैं. इन्हें एपिक पसंद थी, होमर की और विर्जिल की. विर्जिल जो कि रोमन राइटर थे. तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं क्लासिकल ऑथर्स थे, क्लासिक पोइट्स थे, ऑथर्स थे, राइटर्स थे, जो भी चीज़ें थी. तो इन्होंने क्या बोला कि ही लव्ड क्लासिकल वर्क्स. तो ये चीज़ें अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ याद रखना कि क्लासिकल चीज़ें इन्हें पसंद थी. ही रीड दैम थ्रू हिज चाइल्डहुड, एंड जब भी वो कोई चीज़ क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसिज्म उन्होंने कोई लिखा है, तो उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि जो एंशियंट राइटर्स हैं दे आर फार मोर बेटर देन मॉडर्न राइटर्स. सेकेंड चीज़, इन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया. अगर आपको कभी भी कुछ भी रैंडम से बोला जाता है कि आपको हीरोइक कपलेट को मैच करना है, अगर आपको पोप दिखते हैं आप उनसे मैच कर दीजिए, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिसने हीरोइक कपलेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. अलेक्जेंडर पोप ने वर्क लिखा है रेप ऑफ द लॉक, वो चीज़ें इनका वर्क है. इन्होंने डनसियड लिखी है, इन्होंने क्रिटिसिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. वी विल लुक अपॉन ऑल दिस थिंग्स. हीरोइक कपलेट क्यों बोला जाता है इसे? हीरोइक कपलेट होता है राइम कपलेट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. और हीरोइक क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें हम मेनली एपिक लिखते हैं. इस फॉर्मेट को लेके, इस कपलेट को लेके मैक्सिमम एपिक लिखी जाती है. एपिक के लिए ये यूज़ होता है. और एपिक में हम क्या बात करते हैं? हीरोज़ की बात करते हैं, ग्रेट हीरोज़ की. इसीलिए इसे हीरोइक कपलेट बोल दिया गया. ही वॉज पर्टिकुलर अबाउट रिदम एंड मीटर. रिदम और मीटर होना ही चाहिए. अनलाइक ड्राइडन ने क्या बोला? लिबरल क्रिटिक थे ये. ड्राइडन जो थे वो लिबरल क्रिटिक थे. जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि एक राइटर जो क्रिटिक है वो अपनी मर्जी से भी लिख सकता है, कुछ भी लिखना चाहे अपनी विश से लिख सकता है. ही डोंट हैव टू फॉलो द रूल. पोप वांटेड टू राइट बाय यूजिंग एंशियंट थीम और एंशियंट रिदम एंड मीटर. कि एंशियंट राइम हो, थीम हो, रिदम हो, ये सब चीज़ें एंशियंट ही हो सारी. सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है कि पोप ने, मतलब पोप के जो आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ के चलते क्या हुआ, इनकी बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप हो गई. जैसे कि फ्रेंडशिप हुई जोनाथन स्विफ्ट से, जॉन ग्रे से, जॉन आर्बटनॉट से, थॉमस पैनल से. और ये सारे लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था स्क्रिबलर्स क्लब. तो ये 18th सेंचुरी में आया था, ये ग्रुप लाइट में आया था. इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख दी है. तो ये क्या थे? दे हेटेड मॉडर्न पोइट्री. मॉडर्न जितनी भी राइटिंग होती थी, दे हेटेड मॉडर्न राइटिंग. जितनी भी मॉडर्न राइटिंग थी उनको हेट करते थे. और इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया टू द मोकरी ऑफ फॉल्स लर्निंग, जो कि उस टाइम पे चल रही थी. और ये किन चीज़ों को हेट करते थे? उन सभी राइटर्स को जो एंशियंट्स को फॉलो नहीं करते हैं. पोप ने एक बार कमेंट किया है, लाइक उन्होंने बहुत से राइटर्स पे कमेंट किया है. तो
बेकन के लिए, फ्रांसिस बेकन के लिए उन्होंने बोला ही इज़ द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये यहाँ पे इनवर्टेड कोमास में है। शेक्सपियर के लिए उन्होंने बोला ही ग्रू इमॉर्टल इन हिज ओन डिस्पाइट। इनका फोकस क्या था क्रिटिसिज्म में कि ही क्रिटिसाइज पीपल रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि कौन सी चीज़ें गुड है कौन सी चीज़ें बैड है, जैसे कि बाकी के क्रिटिक्स कर रहे थे। इनका मेन फोकस था पीपल पे, लोगों पे, कि लोगों ने किस चीज़ें लिखी है उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इनके वर्क्स की बात करें तो इन्होंने पैस्टोरल लिखे हैं जो कि एक कलेक्शन है, सीजनल थीम्ड पोइट्री है उसमें। देन इन्होंने जो इनका ये जो पैस्टोरल है वो एक्लोग पे डिपेंड है, मतलब वर्जिल का एक वर्क है एक्लोग, उनका कहीं ना कहीं मॉडल लेके बेस बना के इन्होंने अपने एक वर्क लिखा है। सेकेंड, इन्होंने होमर की जो इलियड है, इलियड एंड ओडिसी, उसको ट्रांसलेट किया है। उसको ट्रांसलेट करने में इनको 6 ईयर्स का टाइम लग गया। सैमुअल जॉनसन ने भी इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, सेम वर्क को ट्रांसलेट किया जॉनसन ने भी, सैमुअल जॉनसन ने और अलेक्जेंडर पोप ने भी। तो जब इन्होंने ये ट्रांसलेट किया था, ये वर्क ट्रांसलेट किया था, सैमुअल जॉनसन ने इनके इस ट्रांसलेशन पे क्या बोला, अ परफॉर्म विच नो एज और नेशन कैन होप टू इक्वल, मतलब कि उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करी कि कोई भी बंदा उस चीज़ के इक्वल नहीं हो सकता। अ परफॉर्म विच नो एज और नेशन कैन होप टू इक्वल। उसी टाइम पे एक स्कॉलर थे रिचर्ड डेंटली। रिचर्ड डेंटली ने क्या बोला, मतलब कि इन्होंने जब ये इलियड एंड ओडिसी ट्रांसलेट करी तो उसके लिए बोला कि इट इज़ अ प्रिटी पोएम मिस्टर पोप बट यू मस्ट नॉट कॉल इट होमर, कि आपने जो लिखा है वो पोइट्री तो अच्छी है लेकिन आप इसे होमर नहीं बोल सकते हो। मतलब कि जो चीज़ उसमें मटेरियल है वो तो अच्छा है क्योंकि वो होमर का है, लेकिन आपकी जो ट्रांसलेशन है वो अच्छी नहीं है, वो प्रेज वर्दी नहीं है, वो बकवास है, गुड नहीं है। और इसके बाद पोप इतने एंग्री हो गए दैट ही कैप्ट टारगेटिंग डेंटली इन हिज सटायर्स, जितने भी उन्होंने सटायर लिखे हैं, वर्क्स लिखे हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेंटली को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया अपने वर्क्स में। इन्होंने शेक्सपियर के वर्क को भी ट्रांसलेट किया है जो कि इन्होंने कंप्लीट किया था 1725 में। इन्होंने एक वर्क लिखा है डनसीट, डनसीट बहुत ही फेमस है, इसमें इन्होंने मेनली सटायर किया, सटायर ऑफ हैक आर्टिस्ट। हैक आर्टिस्ट कौन, जो कि पैसे के लिए लिखते हैं, मतलब वो पैसे दोगे तो आप, अगर आप पैसे दोगे तो वो कुछ भी अच्छा भी लिख देंगे और बुरा भी लिख देंगे। डजेंट मीन कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस आइडिया के फेवर में है या फिर इन फेवर में। अगर कोई XYZ पर्सन को पैसे दे और बोले कि आपको ABC पर्सन के बारे में कुछ नेगेटिव लिखना है, वो लिख देंगे क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है, उनके अंदर कोई भी आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, वो कुछ भी लिखते हैं। तो पोप ने इसमें इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है, एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जिनमें कोई भी इंटीग्रिटी नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है जो अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं लेकिन पैसे के लिए चीज़ें लिखते हैं। तो इनका बेसिक आइडिया क्या था, यही था इसमें। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है इंट्रोडक्शन, एसे और क्रिटिसिज्म। एसे और क्रिटिसिज्म टाइटल से तो पता लगता है कि इसमें एसेज है, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब कोई एसे है वो पोइटिक फॉर्म में लिखा गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप को हीरोइक कपलेट पसंद थे, मैंने अभी बताया था। तो इन्होंने क्या किया, इस एसे को भी पोइट्री के फॉर्म में लिखा है, लाइक हीरोइक फॉर्म में लिखा है, जो कि कहीं ना कहीं होरेशियन जो कि रोमन क्रिटिक थे उनके मॉडल ऑफ सटायर के ऊपर, मोड ऑफ सटायर के ऊपर बेस कर रखा। वर्स ऐसे है, ये प्रोज ऐसे नहीं है। टाइटल में ऐसे बोला गया लेकिन ऐसे इसमें नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, ये एक अच्छा रेंज ऑफ क्रिटिसिज्म को कवर कर लेता है। इट टेल्स क्रिटिक हाउ टू क्रिटिसाइज अ वर्क, कि किसी भी वर्क को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करें। अब तक आपने पढ़ा कि सब क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें वो अच्छा नहीं है, लेकिन ही वॉज द पर्सन जिसने बोला कि हाउ टू क्रिटिसाइज अ वर्क, अगर आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए। इट वॉज द न्यू क्लासिकल, इट वॉज न्यू क्लासिकल इन नेचर। न्यू क्लासिकल मतलब पुरानी ही चीज़ों को, एंशियंट चीज़ों को ही नए वे में किसी चीज़ को लिखना। अगर आप कोई स्क्रैप यूज़ करते, लाइक आप कोई पुराने कपड़े में से कुछ नया बनाते, वो क्या हुआ, पुरानी चीज़ से कुछ नया करना। न्यू क्लासिकल पुरानी ही एंशियंट ही आइडियाज़ को नए तरीके से दोबारा से करना। तो ये वर्क क्या है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दिस वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्रिटिक्स, बैड क्वालिटीज़ ऑफ क्रिटिक जो कि आपको एक पर्सन को प्रिवेंट करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड पार्ट क्या, हिस्टोरिक सर्वे ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड दिस वर्क वॉज फेमस एंड ब्रॉट हिम अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग इनके दोस्त बन गए, जैसे कि जोसेफ एडिसन है, रिचर्ड स्टील है, ये लोग इनसे इंस्पायर हो गए थे इस वर्क से। नेक्स्ट पार्ट इज़ वाई बैड क्रिटिक्स आर हार्मफुल। इन्होंने बोला कि बैड क्रिटिक हार्मफुल क्यों है।
इन्होंने बोला पोप सेज दैट क्रिटिक्स मस्ट बी केयरफुल एंड हम्बल while criticizing a work, a piece of literature, because writing a bad criticism harms more than writing a bad work. एग्ज़ाम्पल के तौर पे गलत एक बैड वर्क लिखना फिर भी ठीक है, क्योंकि आप अगर आपका जो सामान है, अगर आपका जो आर्ट है, जो पीस है, वो अच्छा नहीं है, एक बैड वर्क है, तभी भी लोग उसे पढ़ के छोड़ देंगे, कुछ दिनों में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक बैड क्रिटिसिज्म लिखना बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो किसी बंदे को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं, वो शायद उस बंदे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। सेकेंड चीज़ कि हार्मफुल क्यों होते हैं बैड क्रिटिक्स, क्योंकि ईच क्रिटिक हैज़ हिज ओन ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोलेगा, लाइक इट अप्लाइड इनकरेक्टली, अगर उसे कोई इनकरेक्ट तरीके से अप्लाई करता है तो वो क्या कर रहा है, क्रिटिक की लाइफ को एक्चुअल सेंसर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी XYZ पर्सन के बारे में गलत चीज़ें लिख देती हूँ, लेकिन वो XYZ पर्सन बहुत अच्छा राइटर है, तो वो क्या होगा, मेरा क्रिटिसिज्म क्या कर रहा है, उसकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, उसके वर्क्स को अफेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ओनोमोटोपिया, मतलब अगर एक पर्सन कुछ लिखता है तो उसके वर्ड्स में चीज़ें होनी चाहिए। ओनोमोटोपिया मतलब जैसे हम बोलते हैं धक धक की साउंड है, कि एक वर्ड जो उसकी एक्शन को भी बताए। टुक टुक की साउंड है, जैसे बर्ड निकालते हैं, या फिर खटखट होता है गेट पे, डोर पे बेल बजती है, तो वो क्या है, वो साउंड हमें उसके एक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट, इसमें इन्होंने 10 क्वालिटीज़ बताई हैं ऑफ गुड क्रिटिक्स। पहली क्वालिटी है फ्री फ्रॉम एनवी, कि किसी भी पर्सन को, अगर कोई बंदा क्रिटिसिज्म लिखना चाहता है, क्रिटिक बनना चाहता है, तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे जलन नहीं हो, जेलेसी नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। लाइक अगर कोई अच्छा एक बंदा है जो अच्छा लिखना चाहता है, उस बंदे को क्या करना चाहिए, ही शुड कीप हिज पर्सनल, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स असाइड, कि अगर मुझे सामने वाला बंदा पसंद नहीं है तो मुझे उस फीलिंग को अलग रख के एक अच्छा क्रिटिसिज्म लिखना है, बायस नहीं होना है, एनवी से फ्री रहना है, ऑनेस्ट रहना है। सेकेंड, अंडरस्टैंड, कि एक अच्छा क्रिटिक वो है जो वर्क को सुनता है, देखता है, पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है। ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने एक गंदा क्रिटिसिज्म लिख दिया। नहीं, एक अच्छा क्रिटिक वो है जो उस वर्क को अच्छे से पहले समझे कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, पोइट क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद में उसे क्रिटिसाइज करो, जब पहले मुझे तो समझ में आए। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज फॉलो एंशियंट राइटर्स, कि एंशियंट राइटर्स को फॉलो करना चाहिए। पोप, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पोप एंशियंट के क्लासिकल वर्क्स के फेवर में थे, तो इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक ग्रीक्स थे, ग्रीक्स ने नेचर को फॉलो किया, तो हमें भी नेचर को फॉलो करना चाहिए। फोर्थ, अच्छा क्रिटिक कौन सा है, अच्छा क्रिटिक वो है जो पोइट को सर्व करता है। एक अच्छे क्रिटिक का मतलब क्या है, उसका रोल क्या है, उसे सर्व करना है, पोइट को अटैक नहीं करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सर्व आप तब करते हैं जब आप सामने वाले बंदे को बता रहे हैं कि आपके वर्क में ये चीज़ें शायद गलत हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं। ये नहीं कि अटैक मतलब क्या, कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें, ये गलत है, ये बकवास है, ये बकवास है। तो अपने वर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हार्श वर्ड यूज़ ना करें, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सर्व करना है पोइट को, उसकी कमियां बतानी है, ताकि वो इम्प्रूव करके कुछ अच्छा लिख सके, ये नहीं कि बस अटैक करे जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है करेज, कि हमारे अंदर करेज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यू करना चाहिए क्रिटिक को, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं चीज़ों को प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो मैंने आइडिया बोला उसमें ये चीज़ें थी, इसीलिए मैंने बोला कि वो आइडिया जो है वो बैड है। तो उसमें करेज होना चाहिए बोलने का, कि वो चीज़ों को बोल सकता है कि नहीं सकता है। बस उसने बोल दिया बैड है, लेकिन बैड क्यों है, उसके खुद के कोई ओपिनियन ही नहीं है। सिक्स पॉइंट है हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब हॉट हेडेड ना हो, कि उसने लाइक अ पर्सन जो लाइक अ हॉट हेडेड पर्सन कैन नॉट राइट अ गुड क्रिटिसिज्म, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बोल दिया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये बैड है, बस। अब उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो हॉट हेडेड नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। वो चीज़ों को एक्सप्लेन करे कि अगर ये चीज़ गलत है तुम्हारी, तो वो क्यों गलत है, आप उसमें एक्सप्लेन करो उसे। सेवेंथ पॉइंट है विट। विट मतलब डेकोरम, विट शुड बी फॉलो। लाइक विट नहीं होगी तो कोई भी पर्सन ना तो क्रिटिक बन सकता है, ना ही आर्टिस्ट बन सकता है। देन एट्थ पॉइंट है डीप स्टडी। डीप स्टडी मतलब आपको पता होना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ा हो सामान को, चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं मार्लो को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ और मैंने सिर्फ मार्लो ही पढ़े हैं। अगर मैंने सिर्फ मार्लो ही पढ़ा तो मैं मार्लो को कैसे क्रिटिसाइज़ करूँगी, नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मुझे मार्लो क्रिटिसाइज़ करना है, एटलीस्ट मुझे 10-15 ऑथर्स पता हो। शेक्सपियर को मैंने पढ़ा हो, जॉनसन को पढ़ा हो, ड्राइडन को पढ़ा हो। जब मैंने बाकी के ऑथर को पढ़ा तभी तो मैं मार्लो को क्रिटिसाइज़ करूँगी कि इन्होंने ये वर्क अच्छे से नहीं लिखा। तो उसमें डीप स्टडी होनी चाहिए बंदे में।
नेक्स्ट है 9th पॉइंट एक अच्छे क्रिटिक की, वो है ऑब्जेक्टिविटी। कि जो क्रिटिक बंदा है, जो क्रिटिक लिखता है, क्रिटिक है जो क्रिटिसिज्म लिखता है, ही शुड नॉट बी बाइस्ड। कि वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। सब्जेक्टिविटी मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ लिख रही हूँ, अपने हिसाब से लिख रही हूँ। बायस मतलब कि वो किसी जॉनरा के लिए बायस है। लगा लो मुझे पोइट्री नहीं पसंद, अगर तो मैं पोइट्री को गलत तरीके से क्रिटिसिज्म कर रही हूँ उसके ऊपर। अगर मुझे अ, अगर मुझे कोई ऑथर नहीं पसंद XYZ, तो मैं उस ऑथर के वर्क को हमेशा गलत तरीके से ही पोर्ट्रेट करूँगी अपनी क्रिटिक में, क्रिटिसिज्म में। तो वो क्या हुआ कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं लिख सकती। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास टेक्स्ट है, मुझे उस टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बायस के अपना क्रिटिसिज्म लिखना है, अपना क्रिटिसिज्म देना है उस पर्सन से रिलेटेड, उस जॉनरा से रिलेटेड। 10th है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब जैसे एक आपका जो फ्रेंड होता है, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। जो एक अच्छा गुड क्रिटिक है उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक गुड फ्रेंड है उसी को पता होता है कि जो सामने वाला, अगर मेरा कोई दोस्त है तो मुझे पता है कि मुझे उसकी कौन सी बात पे आर्ग्यू करना है, कौन सी बात पे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब मैं हर चीज़ पे आर्ग्यू करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं उस पर बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो। तो इन्होंने बोला कि फ्रेंडशिप वाली जो क्वालिटी है वो एक क्रिटिक में होनी चाहिए, तभी तो वो सामने वाले पर्सन को क्रिटिसाइज़ करेगा सही तरीके से। क्योंकि अगर आपके दोस्त को आपके बारे में नहीं पता, वो आपके बारे में एक भी चीज़ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आपका दोस्त आपको जानता है तब वो आपके बारे में बोलेगा। तो उसी तरीके से क्रिटिक होते हैं कि अगर आपको सामने वाला पर्सन पता है, उस बंदे का वर्क पता है, तभी आप उस चीज़ के बारे में कुछ लिखोगे। बिना जाने आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। 6th पार्ट है वीडियो का, क्वालिटीज़ ऑफ बैड क्रिटिक। अभी तक हमने बात करी कि अच्छा क्रिटिक कौन होता है, अब बात करेंगे कि बेकार क्रिटिक कौन होता है, बैड क्रिटिक कौन होता है। वो होता है जिसमें प्राइड होता है। प्राइड मतलब जिसमें घमंड है, क्योंकि घमंड से, प्राइड से कोई भी एक अच्छा जजमेंट नहीं दे सकता। अगर मेरे अंदर प्राइड है कि मैं सामने वाले बंदे को गंदे तरीके से क्रिटिसाइज़ करूँगी, बैड वे में करूँगी, नेगेटिव वे में करूँगी, क्योंकि अच्छे से कर दो तो मेरा प्राइड हर्ट हो जाएगा। अगर मेरी और उसकी कभी लड़ाई हुई है तो मेरा प्राइड हर्ट हो जाएगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ऐसी अगर किसी में क्वालिटी है तो वो बंदा एक बैड क्रिटिक है। और इन्होंने बोला, पोप ने बोला 7 डेडली सिन जो होते हैं, 7 डेडली सिन है, एनवी है, प्राइड है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो प्राइड सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि प्राइड की वजह सबका डाउनफॉल होता है। जैसे कि सेटन का प्राइड की वजह से हुआ, डॉक्टर फॉस्टिस का हुआ, और जितने भी पर्सन थे, जितने भी ट्रेजेडीज़ में, सबका डाउनफॉल प्राइड की वजह से होता है। सेकेंड है मैलिस। मैलिस मतलब फीलिंग लाइक, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सामने वाले पर्सन को सफ़र करवा के हमें अच्छा लगता है, हम नहीं बोलते, कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं। तो इन्होंने बोला मैलिस वही फीलिंग होती है कि क्रिटिक का काम क्या है, उसको सर्व करना, सपोर्ट करना, ना कि उसे परेशान करना। सामने वाला बंदा अगर परेशान है तब एक क्रिटिक को खुशी मिल रही है कि चलो मैंने कुछ लिखा, और सामने वाले पोइट को अब बुरा लग रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सफ़र हो कर रहा है वो, तब एक क्रिटिक खुश हो रहा है कि चलो एक अच्छा काम मैंने बिगाड़ दिया। तो अगर किसी के अंदर मैलिस की फीलिंग है कि कोई सामने वाले बंदे को सफ़र करवाना चाहता है, उन्हें सफरिंग करते हुए देखना चाहता है, तो वो जो फीलिंग है वो एक बैड क्रिटिक की फीलिंग होती है। थर्ड फॉली। फॉली मतलब कि जितने भी क्रिटिक हैं उन्हें सिर्फ ऐसा नहीं कि लैंग्वेज पे फोकस करो कि अगर कोई पर्सन है अगर एक राइटर है वो अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो आप उसे अच्छा अच्छा बोल दोगे, चाहे उसका मीनिंग बेकार ही क्यों ना हो। और अगर कोई बंदा है जिसकी लैंग्वेज हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो उससे मीनिंग है, जो उसका आस्पेक्ट है, जो थीम है, जो मुद्दा है, वो बहुत बेहतर है, और आप उसे नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉली मतलब आपको लैंग्वेज भी ध्यान में रखनी है, प्लस आपको मीनिंग भी ध्यान में रखनी है। अगर आप लैंग्वेज के चक्कर में किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो वो एक फॉली होती है, गलती होती है। ऐसी गलतियाँ क्या है, बैड क्रिटिक की निशानी है। फोर्थ है एनवी, कि जेलसी होके किसी वर्क को अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, देन यू आर अ बैड क्रिटिक। 5th पॉइंट है अनसाउंड जजमेंट। अगर कोई क्रिटिक है, बैड क्रिटिक वो है जिसको खुद ही नहीं पता कि उसका कौन सा जजमेंट ट्रू है। आज वो बोलता है कि दिस वर्क इज़ वेरी गुड, और वो उसमें पॉइंट बताता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, और कल वही पर्सन उसी वर्क के लिए बोलता है कि नहीं, वो जो मैंने बोला था वो तो गलत था, ये जो वर्क है बहुत ही बेकार है, बैड वर्क है। तो क्या है कि वो खुद ही नहीं पता, उसे खुद ही श्योर नहीं है कि उसका कौन सा जजमेंट ठीक है। तो अनसाउंड जजमेंट अगर किसी क्रिटिक के अंदर है तो वो एक बैड क्रिटिक। 7th पार्ट ऑफ द वीडियो इज पोइट
जो पोप है उन्होंने क्या बोला, क्रिटिक के लिए, मतलब जो लोग क्रिटिक करते हैं उनके लिए। हाउ टू क्रिटिक, किस तरीके से क्रिटिक करना चाहिए। पहला, नॉट बी अ स्लेव ऑफ रूल, कि अगर आप कोई क्रिटिसिज्म लिखते हैं तो आपको रूल्स के स्लेव नहीं होना है, कि अगर किसी पर्सन ने उस रूल को छोड़ के किसी और रूल को यूज़ किया है तो आप उसे नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ करें। नहीं, आपको रूल्स का स्लेव नहीं बनना है। रूल्स अगर कोई फॉलो करता है अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई फॉलो नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वर्क में कोई चीज़ नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है। हो सकता है उसका इंटेंशन कुछ अच्छा ही रहा हो, तो आपको रूल्स का स्लेव नहीं बनना है। सेकेंड है, अ क्रिटिक शुड लुक एट द होल नॉट जस्ट अ पार्ट, कि अगर आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अच्छा क्रिटिक तो वही है, क्रिटिसाइज़ करने का एक अच्छा तरीका वही है जब आप पूरे वर्क को क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक नॉवल अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, तो आपको पूरी नॉवल देखनी है A to Z। ये नहीं कि आपने बीच का कोई पन्ना पढ़ा, एक इंसिडेंट पढ़ा, आपने उसके चक्कर में बोल दिया पूरी बुक ही बेकार है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पूरी बुक को पढ़ने के बाद उसे क्रिटिसाइज़ करना है। एक पोर्शन के दम पे आप या ये नहीं बोल सकते कि ये वर्क अच्छा है, ना ही ये बोल सकते कि ये वर्क बेकार है। तो एज अ होल आपको पूरा वर्क जज करना होता है। 8th पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ क्वालिटीज़ ऑफ एन आर्टिस्ट। अभी तक पोप ने बात करी क्रिटिक की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी क्या है, क्रिटिसिज्म कैसे लिखना चाहिए, क्रिटिक कैसे करना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि एक आर्टिस्ट की क्वालिटीज़ क्या होती है, पोइट की, राइटर की। पहली क्वालिटी है जीनियस, कि जो आर्टिस्ट है वो जीनियस होता है, और जो क्रिटिक है उनमें टेस्ट होता है। क्रिटिक मतलब टेस्ट, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, अगर आपका टेस्ट बेकार है कपड़ों से रिलेटेड, कुछ दिनों में आपका जो टेस्ट है आप उसे आप उस टेस्ट को कहीं ना कहीं बना लोगे। अगर आप क्रिटिक नहीं हो, क्रिटिक क्या पोजेस करते हैं, टेस्ट पोजेस करते हैं, तो टेस्ट को हम डेवलप कर सकते हैं। हम बहुत सारी रीडिंग करके पढ़ कर एक क्रिटिक बन सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट क्या पोजेस करते हैं, आर्टिस्ट पोजेस जीनियस। तो कोई भी बंदा आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। क्रिटिक बन सकते हैं पढ़ के, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ के, लेकिन जीनियस जो है वो डेवलप नहीं किया जा सकता है। जैसे कि शेक्सपियर वॉज अ जीनियस, उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे। अब हम उन जैसे वर्क थोड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि हम अंदर वो जीनियस नहीं है। जिसके अंदर है वो बेहतर भी वर्क लिखते हैं। सेकेंड चीज़ है प्रैक्टिस एंड लर्निंग, कि कोई भी आर्टिस्ट है, पोइट है, उसको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ओवर एम्बिशियस या फिर ओवर इमेजिनेटिव नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी फेमस क्रिकेटर हो या फिर डांसर हो, सिंगर हो, कोई भी बंदा हो, चाहे वो कितना ही एक्सेल क्यों ना हो अपने वर्क में, अपनी फील्ड में, फिर भी वो हमेशा ही प्रैक्टिस करता है, क्योंकि प्रैक्टिस करे बिना चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है। आप 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तीसरे दिन आपका वर्क थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, कम बेहतर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस एंड लर्निंग ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। थर्ड है विट, कि बिना विट के ना तो एक आर्टिस्ट बन सकता है कोई बंदा, ना ही कोई क्रिटिक बन सकता है। दे विल बी म्यूल्स। फोर्थ है स्टाइल एंड थॉट शुड बी टुगेदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं आप, मतलब स्टाइल आप एपिक यूज़ कर रहे हैं और आपने जो वर्स यूज़ किया है वो पोएटिक यूज़ कर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एपिक के लिए हीरोइक कपलेट ही यूज़ होता है। तो आपको स्टाइल एंड थॉट दोनों को टुगेदर होना चाहिए। जो चीज़ लिख रहे हैं और जिस फॉर्म में लिख रहे हैं दोनों को एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड एक्सप्रेशन, मतलब कि गुड एक्सप्रेशन मतलब अनचेंजिंग सन। एक ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए, एक ऐसा वर्क लिखना चाहिए जो अनचेंजिंग सन की तरह हो। जैसे कि 90s के जो गाने हैं वो अभी भी अच्छे लगते हैं, कभी कभी कोई चला देता है तो हम उसे अभी भी सुनते हैं। तो क्या है, अनचेंजिंग सन है। कोई मूवी होती है जो हम अभी भी देखते हैं तो हमें पसंद आती है, तो क्या है, अनचेंजिंग सन है। वो चीज़ें हमेशा लोगों को पसंद आएंगी। तो गुड एक्सप्रेशन होना चाहिए उसमें। इमिटेट नेचर, जो आर्टिस्ट है उसे ट्रू नेचर को इमिटेट करना चाहिए। मैटर एंड फॉर्म दोनों को इमिटेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ इमिटेट नहीं करनी चाहिए, नेचर को इमिटेट करना चाहिए। जैसे कि नेचर में किस तरीके से सफरिंग है, या फिर किस तरीके से एक डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, या फिर कोई भी चीज़ जो कि नेचुरल है, जो नेचर में है, उन चीज़ों को। 9th पार्ट है हिस्टोरिक सर्वे ऑफ द लिटरेचर। ही डिस्कस्ड कि एरिस्टोटल, होरेस, होमर, इरास्मस, लॉन्जाइनस, इन सबको उन्होंने डिस्कस किया है। ही गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, स्टार्टिंग से ग्रीक रोमन से लेके जब बीच में पुअर पोइट्री लिखी जाती थी, एंड देन बाद में जब पोइट्री इम्प्रूव होने लगे उन्होंने सबको यहाँ पे सर्वे में लिखा है। एंड देन उन्होंने बोला 5 ऐसे पर्सन के बारे में बोला कि हम आगे वाले लोगों को उन्हें इमिटेट करना चाहिए। 5 ऐसे बंदे जो कि पोप ने एडमायर किए। फर्स्ट है एरिस्टोटल, सेकंड है होरेस, 3 है डायनोसिस,
फोर्थ है क्विंटलिन, फिफ्थ है लेंजाइनस। इन 5 लोगों को, सामने वाला जो भी पर्सन अब लिखेगा, कोई भी काम लिख रहा है, तो उस पर्सन को इन 5 लोगों को इमिटेट करना चाहिए, कॉपी करके लिखना चाहिए. So yeah, with this, I think we should end this video. So I really hope that you like the video and you are getting all the points that I am referring here. And I'll see you in the next video. Bye bye.